नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, ऑन फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अवैध रूप से की गई कमाई को वैध बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवैध रूप से की गई कमाई का कोई भी लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है और जिससे भारत को आर्थिक रूप से बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। पीएमएलए यानी कि काले धन को वैध बनाने वालों के लिए कानून, इस अधिनियम का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है। इसे धन शोधन की रोकथाम भी कहते हैं। इस अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। 1990 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेन देन के रूप में भी जाने लगा था। कुल मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छिपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। अगर आपका मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 0120612796 इसके अलावा है 0120612796 इन नंबर्स पर कॉल करके मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ऋषिपाल जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? देखिए पूजा, जैसे शब्द मनी लॉन्ड्रिंग है, लॉन्ड्रिंग का जैसे सोना होता है, तो वही चीज है, वही बात है कि एक काले धन को धोया जाना और उसको सफेद करना, यानी कि उसको एक अवैध जो धन होता है उस अवैध धन को एक वैध बनाना और दोबारा से जिस व्यक्ति के पास अवैध धन होता है वो धोके वापस उसके पास आ जाता है। यानी जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो धन कमाया गया होता है या जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया होता या जो गलत तरीके से धन का अर्जन किया गया होता है, वो जो सारा जो धन अवैध होता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, उसको सिस्टम में दोबारा डालकर दोबारा से उसको अपने पास वैध तरीके से अपने पास एक तरह से बुला देना। एक तरह से अगर जनरल भाषा में कहा जाए तो वो जो ब्लैक मनी है वो धोके आपको वापस मिल रही है, यही जो है जनरल भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें पीएमएलए की, तो वो क्यों लाया गया है और क्या इसका मकसद रहा है? देखिए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो अपने आप में एक अपराध है, जैसे और अपराध होते हैं, जैसे चीटिंग होती है, मर्डर होता है और अपराध होते हैं, जो ऐसे अपराध होते हैं, उसके अलावा जो आर्थिक अपराध है वो भी अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था में, देश के सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं। वो भी जो लोगों का जो अधिकार है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है, उसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये ध्यान में रहा और ये सब सरकार के हिसाब से किया गया कि आर्थिक जो अपराध हैं, जो आर्थिक अपराध में सबसे बड़ा अपराध जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग ही है, क्योंकि जो मनी है, जो धन है, जब वो अवैध तरीके से कमाया जाता है और दोबारा से जब वो धन उस व्यक्ति के पास वापस आता है या उस अवैध तरीके के धन का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो अपने आप में जो बाकी अपराध होते हैं उन अपराधों को भी कोशिश करने का, उन अपराधों को भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जो तरीका है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लाया गया कि जिससे भी जो अवैध धन की जो निकासी है, फिर अवैध धन का दोबारा से एक पैरेलल जो इकोनॉमी चलती है, काले धन की और सफेद धन की, बिना टैक्स के जो धन चल रहा है, उस इकोनॉमी को उसको कंट्रोल करने के लिए, ऐसे अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए उनको भी गंभीर अपराध की श्रेणी माना गया और ये पीएमएलए एक्ट को लाया गया। ठीक है। अब अगर बात करें ऋषिपाल सिंह जी, तो किन किन तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो की जाती है? वो 5 तरीके क्या हैं, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की जांच है, जांच तो आप जो हमारा जनरल प्रोसीजर है, जो लॉ है। सर, जांच से पहले ये समझना चाहेंगे कि कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है?
मनी लॉन्ड्रिंग के देखिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो बहुत कॉमन है जो आप लोगों को हम लोग सब समझते हैं। जैसे हम संपत्ति का को परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है वो बहुत कम दिखाई जाती है, वास्तव में उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कई बार मार्केट वैल्यू करोड़ों में होती है और जो उसका वैल्यू दिखाई जाती है वो कुछ लाख में दिखाई जाती है। एक ये तरीका है। इसके अलावा वो सारी व्यवस्था है जहाँ पर कि कैश की ट्रांजेक्शन होती है। एक बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन, जैसे मान लीजिए जो हाईवेज होते हैं वहां पर जो टैक्स दिया जाता है अधिकांश, अभी तो उससे पहले ये जो व्यवस्था ये कार्ड की, उससे पहले अधिकांश जो लिया जाता था वो सब कैश में लिया जाता था और डेली का करोड़ों रुपए का जो कैश वहाँ पे इकट्ठा होता था। अब वो इकट्ठा होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर अपराधी जो है उसको ये मान के ये दिखाते थे कि ये कैश जो है ये इस ट्रांजेक्शन में या रोड वेज के जो टैक्स के रूप में हमने लिया है। अब क्योंकि लोगों ने टैक्स कैश में दिया है तो ये कैश ही जो है अपना बहुत बड़ा संसाधन हो गया है। दूसरा, बहुत बड़े शहरों में मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, सिनेमा हाउस होते हैं और चीज जहाँ पर भी कैश की व्यवस्था, लोग कैश देते हैं और जब वो कैश इकट्ठा हो जाता है तो उसको इनकम के रूप में दिखा दिया जाता है। तो ये बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध है ये फलता फूलता है। और जो मतलब ट्रांजेक्शन नहीं आई होती, मनी नहीं आई होती, लेकिन दिखा दिया जाता है कि बहुत थोड़े पैमाने पे उसमें कैश आता है। मतलब एक व्यक्ति के जो ग्राहक है वो 100, 200, 500 रुपए देता है, तो ग्राहक बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। अब वो जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेट करने वाला कहता है कि मैंने जो ये पैसा लिया है ये पैसा मैंने कैश के रूप में लिया है, क्योंकि 100, 200, 500 तो चेक के रूप में लूंगा नहीं। अब उसकी जो काउंटर है उसकी जांच होनी बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी संख्या में पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो तरीके, ये जो पैसा इकट्ठा हो जाता है ये मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में एक दोबारा से जो कैश है उस व्यक्ति को, ये जो एंट्रीज हैं उस व्यक्ति को दे दी जाती है साबित करने के लिए कि हाँ ये पैसा उनके द्वारा कमाया गया है। तो ये जो तरीके हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत ही कॉमन तरीके हैं जो हमारे देश में भी होते हैं, विदेशों में भी होते हैं। ठीक है। अब पीएमएलई की जब हम बात कर रहे हैं ऋषिपाल सिंह जी, तो इसके अधिनियम के तहत जांच की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है सर? देखिए, जांच की प्रक्रिया को अगर पूजा हम बात करते हैं तो जांच तो अगर सामान्यतः जो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ के हिसाब से जांच होती है। सबसे पहले किसी व्यक्ति के खिलाफ या कोई जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, तो उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एक इकोनॉमिक जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है वो एक रिपोर्ट बनाता है कि हाँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इसमें कोई केस प्राइमा फेसाई बनता है नहीं बनता है। जब प्राइमा फेसाई केस बनता है और अधिकारियों को ये लगता है कि हाँ इसमें जांच होनी चाहिए और ऐसा लग रहा है कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उस स्थिति के बाद वो जो जांच अधिकारी होता है वो सबसे पहले समन्स इशू करता है पार्टी को, तो भाई आपके खिलाफ ये शिकायत आई है और इस खिलाफ इसकी शिकायत को आपको उसका जवाब देना है। इसके अलावा वो जांच में बहुत सारे दस्तावेज, उनके बैंक अकाउंट, उनकी कंपनी के अकाउंट, उनके प्रॉपर्टी डिटेल, उनकी पर्सनल डिटेल, उनके बच्चों की डिटेल, उनके पत्नी की डिटेल, वो सारी डिटेल जो उस केस से संबंधित हो सकती है उनके संबंध करता है, उनको डायरेक्शन देता है कि आप आइए और उस रिकॉर्ड को लाके हमारे पास दीजिए। वो भी उस रिकॉर्ड की जांच करते हैं। उस रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अगर उनको ये लगता है कि हाँ रिकॉर्ड में जो ट्रांजेक्शन हैं, जो एंट्रियां हैं, उनका जवाब अपराधी पूरी तरह ढंग से नहीं दे पा रहा है और चीजों को छुपा रहा है और ये साबित हो रहा है कि हाँ उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उसने अपराध किया है, तो अल्टीमेटली उसके बाद जो है एक फाइनल रिपोर्ट जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं वो तैयार होती है और फिर वो कंसर्न कोर्ट में भेजी जाती है। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में जांच पड़ताल होती है और ये किन तरीकों से की जाती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी हैं। ऋषिपाल जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे जानना चाहेंगे, कानून में पेमेंसी सिस्टम और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की बात की गई है, ये क्या होता है? देखिए, जो कानून के हिसाब से जो पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम का मतलब है जो अवैध तरीका है, जिस वैध तरीके को हम ये मानते हैं कि कानून सम्मत है। जैसे मान लीजिए तो पेमेंट जो होती है वो कैश के चेक के द्वारा होती है या क्रेडिट कार्ड के द्वारा होती है या डेबिट कार्ड के द्वारा होती है या एनएफटी से होती है। तो जो पेमेंट का सिस्टम है, जो वैध सिस्टम है जिसमें बेनिफिशियरी होता है और पेमेंट करने वाला होता है,
यानी दोनों जो स्रोत होते हैं, उन स्रोतों का जो हवाला होता है, उन स्रोतों की जानकारी उस सिस्टम में पूरी तरीके से होती है। वो सिस्टम तभी वर्क करता है जब दोनों की जानकारी होती है, यानी वो अकाउंट जहाँ से पैसे जा रहे हैं और वो अकाउंट जहाँ पे बेनिफिशियरी को मिल रहा है, इन दोनों अकाउंट के आने के बाद ये सिस्टम कंप्लीट होता है। अब इसमें जो ऑपरेटर है, जो सिस्टम ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट करता है, जो सिस्टम को चला रहा है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब मैं अगर अपने पूरे परिवार के लिए, वो कई बार जरूरी नहीं है कि वो खुद व्यक्ति चला रहा हो, वो कोई कंपनी में चला सकती है। कोई अगर मान लीजिए हिंदू कर्ता फैमिली है, उसके अंदर कोई जो कर्ता अगर देश के बाहर बैठा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए वो जो दोनों पहलू हैं, जिसके अंदर बेनिफिशियरी और जिस अकाउंट से पैसा आ रहा है, उन दोनों का कम्प्लीटली पूरा हवाला होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात यही है, जो ऑपरेटर के अंदर, ऑपरेटर का जरूरी नहीं है कि आप उसको विशेष रूप से कोई बैंक हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है कानून में जो रखा गया है कि उस हवाले की जानकारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको होनी चाहिए कि ये मनी जो आ रही है किस सोर्स से आ रही है। इसी सोर्स को ध्यान में रखते हुए कानून में दोनों जो सिस्टम की व्यवस्था की। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म के लिए जो सजा का प्रावधान है या जुर्माना है वो क्या है, कितनी सजा होती है और क्या इसमें जुर्माने का प्रावधान है? देखिए, जैसे पूजा मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से बाकी अपराध होते हैं, जो शारीरिक अपराध है, मारपीट है या अटेम्प्ट टू मर्डर है, और जिस अपराधों को जितनी गंभीरता से जो हमारा कानून लेता है, उसी प्रकार से आर्थिक अपराधों को भी लेता है। इसी के चलते ये व्यवस्था की गई है कि 3 साल से और 7 साल तक की इसमें जो बामुशक्कत जिसे हम बोलते हैं, ये आर्थिक जुर्माने की सजा है। इसमें जुर्माना भी लगाया जाता है। जुर्माना जो है हमारा 10,000 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। इम्पोर्टेंट जो बात है इसके अंदर कि जो आर्थिक अपराधी होते हैं, आर्थिक अपराधियों को भी सरकार ने कोई छूट नहीं दी कि अगर आप सोचो कि आपने बाकी अपराध किए और आर्थिक अपराधियों को किसी से छूट दी जाएगी जुर्माने के अंदर, जेल में कोई अलग से उनको फैसिलिटीज दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक अपराधियों को गंभीरता से कानून देता है और उनको तय शर्म जो है, जो सजा है, वो उसका प्रोविजन है। अब तलाशी और जब्ती के दौरान अधिकारियों या फिर जो प्राधिकार हैं, उनकी शक्तियां क्या होती हैं? वो किस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे देखिए, सिर्फ तलाशी है, तलाशी लेना है या जब्त करना है, अगर जो भी हमारे कानून बनते हैं, वो संविधान के जो हमारे कानून के द्वारा जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों से कहीं न कहीं निहित होते हैं। सबको जो नेचुरल जो जस्टिस है, सबको प्राकृतिक न्याय का अधिकार होता है। जब भी कोई तलाशी ली जाती है या जब्त किया जाता है, तो उसमें उस समय उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि जिस समय तलाशी ली जा रही है, उसको बताया जाए कि हम क्या तलाशी ले रहे हैं, क्या जब्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अपराध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कोई अपने रिकॉर्ड को या कोई ऐसी सूचना को छुपा न ले, तो ऐसी स्थिति में जो तलाशी और जब्ती करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उसको ये अधिकार होता है कि वो नोटिस देने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसका जवाब नहीं दे रहा, या उसको ऐसा लगता है कि किसी कोई ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसा, या मानी उसको ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा कैश ट्रांजेक्शन की स्टेप कहीं पे छिपी हुई है, तो ऐसे में उसके अधिकार जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो किसी बिल्डिंग के अंदर एंट्री भी कर सकता है और इवन तो ये ताला तोड़ने का भी उसको अधिकार होता है, ताला तोड़ने के बाद भी वो जब्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी हैं जिस कंसर्न डिपार्टमेंट की, उनकी शक्तियों को काफी बड़ा चढ़ा के दिया गया है। ऋषिपाल जी, कितने दिनों के लिए संपत्ति जब्त जमे या फिर जो विभाग द्वारा संलग्न है वो कितने समय के लिए की जाती है? देखिए, सामान्यतः यहाँ पूजा जो संपत्ति होती है उसको 6 महीने के लिए, यानी 180 दिन के लिए जब्त किया जाता है। 180 दिन के अंदर जो अपराधी है उसको साबित करना होता है कि ये संपत्ति है वो सारे के सारे वैध जो स्रोत हैं उनसे परचेज की गई। अगर वो 6 महीने के अंदर ये साबित नहीं कर पाता कि संपत्ति का स्रोत यहाँ ये था और मैंने वैध तरीके से संपत्ति को परचेज किया था, तो उसके बाद वो परमानेंटली वो संपत्ति जो है वो सरकार, जो केंद्र सरकार के में जब्त हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कानून अधिकार देता है, अपराधी को भी अधिकार देता है कि उसको पूरा अधिकार है बात साबित करने का, दर्शाने का कि संपत्ति जो जिन स्रोतों से खरीदी गई थी वो सारे के सारे स्रोत जो है कानून के द्वारा वो विधिवत थे और उसमें अपनी जो उसकी जो कमाई थी, जिसको टैक्स देना था,
या जिस भी स्रोतों से हमारी वो पैसा आया था, किसी और स्रोत से भी आया था, पैसा गिफ्ट हुआ था, ये कहाँ से आया था, वो सारे स्रोतों की जानकारी उसको देनी होती है और ये जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपी गई है। ठीक है। अब ऋषिपाल जी, बड़ा अहम सवाल है और आजकल हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा रनिंग में भी है, मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेश भाग जाते हैं लोग। तो विदेश भागने वालों पर कैसी कार्रवाई होती है, किस तरह से कानून इन पर शिकंजा कसता है? देखिए, जब भी कोई अपराधी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या कोई और केस होता है, अपनी जगह को, अपने देश को छोड़ के भाग जाता है, तो सबसे पहले उसके खिलाफ जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो कोर्ट से जो संबंधित कोर्ट है उससे वारंट इश्यू कराता है। उस वारंट की जानकारी उसको दी जाती है कि आपके खिलाफ ये वारंट इश्यू हुआ है और आपको डायरेक्शन दी जाती है फला फला दिन के अंदर आप संबंधित अधिकारी के पास पहुंचे। उस जो वारंट के बाद जो पहले वेलेबल होता है उसके बाद नॉन वेलेबल वारंट होता है, तो नॉन वेलेबल वारंट के ऊपर भी अपराधी नहीं जाता है तो उसके बाद जो होती है वो उसको भगोड़ा साबित करने की कार्रवाई होती है। भगोड़ा साबित करने की कार्रवाई भी यह ऐसी नहीं है भैया कि वो एक दिन में हो जाती है, वो पूरे प्रोसीजर के हिसाब से कार्रवाई होती है, जिससे कि कल कोई व्यक्ति ये न कहे कि मुझे किसी भी दुर्भावना से या एक दिन मुझे अपना अधिकार नहीं दिया गया, मुझे समय नहीं दिया गया अपनी बात को साबित करने का। पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जो कंसर्न कोर्ट होता है वो प्यू डिक्लेयर करता है, भगोड़ा घोषित करता है। भगोड़ा घोषित करने में जब ये पता लगता है कि व्यक्ति विदेश भाग गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे देश की उस देश के साथ जो ट्रीटी है कि हम उससे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बोलते हैं कि उस अपराधी को वहां से पकड़ा जा सकता है और वहां से उसको लाया जा सकता है, तो सारे जो प्रक्रिया है उनका कानूनी रूप से पालन किया जाता है और अपराधी को विदेश से पकड़ के और भारत में लाया जाता है और जो कानून सम्मत जो सजाएं होती है उसको सजा को दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये पूरी प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग जो करता है उन आरोपियों पर कैसे शिकंजा कसा जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, इसके बारे में ऋषिपाल सिंह जी आपने बताया। दर्शकों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े। तो लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।